गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम बेसिक अकाउंटिंग में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे। इससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये ढंग से समझ सकते हैं। तो हम एक पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड होता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। जैसे आप बोलते हैं मेरा बैंक अकाउंट है, तो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं कि कितना पैसा आया है, कितना आपने डिपॉजिट किया, कितना निकाला। तो किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, एक मेमोरेंडम के तौर पे, मेमोरेंडम मतलब याददाश्त के तौर पर, तो उसे अकाउंट बोला जाता है कॉमर्स के वर्ड में। सिंपल, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक मैनर मतलब चाहे आप टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड करें, चाहे वर्टिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करें, चाहे आप कहीं मेमोरेंडम याददाश्त के तौर पे रिकॉर्ड करें कोई चीज़, तो उसे अकाउंट बोला जाता है। अब अकाउंट में एक आईएनजी अगर जोड़ दें तो ये अकाउंटिंग हो जाएगा। अब सर अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग मतलब कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, आपका जैसे एनजीओ होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, सोशल वेलफेयर है, या आपका प्रॉफिट मोटिव है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप कोई वहाँ पे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, तो उसमें या तो इनफ्लो होगा कैश का, या आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, या तो किसी भी एक्टिविटी से पैसा आएगा या जाएगा। अगर आप वेलफेयर ही करते हैं तो फिर आपका पैसा कैसे आता है? चंदा, आप लोगों से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, चंदा है, तो वहाँ इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो। और कोई बिजनेस है तो आप खरीदते हैं सामान या बनाते हैं और फिर बेचते हैं, तो आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा और फिर आएगा भी जब बेचेंगे सेल्स पर। तो अकाउंटिंग में 5 चीज़ें स्टेप्स इंक्लूड होती है। अकाउंटिंग इन 5 स्टेप्स के टोटल को बोलते हैं। पहली स्टेप होती है आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनसे पैसा आ रहा है या जा रहा है, उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आपके घर के ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही पर्सनल, क्योंकि हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं। तो बिज़नेस में जिन भी ट्रांजैक्शन से, जिन भी एग्रीमेंट से पैसा आ रहा है, जा रहा है, जिनका इफेक्ट आपके कैश पे पड़ रहा है, उन्हें हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शन। तो पहली स्टेप होती है अकाउंट में कि आप पहले बिज़नेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? सर कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है? तो इजी है, जब आपने किसी को पेमेंट किया होगा तो आपको कैश की रिसिप्ट मिली होगी, रिसिप्ट बोलते हैं आप, रिसिप्ट बोलते हैं। कई लोग इनवॉइस बोलते हैं, बिल मिला होगा आपको, इनवॉइस बिल। तो इससे पता चल जाएगा आपने कितना पैसा दिया है, लिया है, राइट। कैश की रिसिप्ट मिली होगी या कैश का आपने पेमेंट किया होगा, इनवॉइस मिला होगा, बिल होगा, कोई सामान खरीदा होगा आपने तो। और अगर आपने किसी को सैलरी दी है तो सैलरी स्लिप होगी, जिससे पता चल जाएगा आपने कितनी सैलरी दी है। अगर आपने किसी को चेक दिया है पैसा निकालने के लिए बैंक से, तो उस चेक बुक से आपको पता चल जाएगा। या बैंक से आप जाएंगे, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग अगर आपके पास में है, आप बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे या बैंक की पासबुक में एंट्री कराएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा आया ड्यूरिंग द मंथ और कितना पैसा गया। तो ये जो चीज़ें हैं जिनसे आपको पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा या तो आया है या गया है, तो इन चीज़ों को, इन आइटम्स को अकाउंट से बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी जिनके बेसिस पे आप ये पहचान पाते हैं कि किस से पैसा आ रहा है, किस से पैसा जा रहा है, कौन सी चीज़ बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, उन चीज़ों को हम सोर्स डॉक्यूमेंट करते हैं। तो पहली स्टेप हो गई आइडेंटिफाई, कि आप किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए आप उन डॉक्यूमेंट को बेस मानेंगे जिनकी वजह से इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं अकाउंट में। जैसे कैश रिसिट होगी, बिल होगा, कोई इनवॉइस होगा, कोई चालान होगा। चालान मतलब अगर आप ऑनलाइन कहीं पेमेंट करते हैं तो एक सिस्टम जनरेट करता है रिसिट, जिसे चालान बोलते हैं। सैलरी स्लिप होगी, चेक होगा, बैंक पासबुक होगी, एट्सेट्रा। ये आइडेंटिफाई कर दिया। प्लस जब आइडेंटिफाई हो गया कोई ट्रांजेक्शन, तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा बुक्स में कि भैया इतना पैसा गया, इतना आया है। तो ये होती है पहली स्टेप्स अकाउंटिंग में, कि आप किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करें और रिकॉर्ड करें। ये पहली स्टेप हो गई अकाउंटिंग में, ठीक है, किसी में आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप होती है अकाउंटिंग में कि जो आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, फिर आप उन्हें क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन सेल का है, किससे सेल हुई है, सेल मतलब सामान बेचा है, कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज से रिलेटेड है। तो आप क्लासीफाई करते हैं, राइट, कि कौन सा सेल्स में जाएगा, कौन सा परचेज में जाएगा और कौन सा एक्सपेंस है,
किन से पैसा गया है आपका, कौन सी इनकम है, किन से पैसा आया है, एट्सेट्रा। तो आप क्लासीफाई करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। तो इस स्टेप्स को बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, पहली स्टेप हो गई अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड करना। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, उस बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हो गई क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो जिस कैटेगरी का ट्रांजेक्शन है उसमें जाएगा, यानी सेल से रिलेटेड है तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, अकाउंट में तो रिकॉर्ड करेंगे इस बुक में। परचेज है तो परचेज अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, इनकम है तो इनकम अकाउंट में जाएगा। फिर थर्ड, आप इन सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करेंगे। व्हाट डू मीन बाय समराइज? समराइज मतलब आप ये चेक करेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ। या तो पैसा आया है, ज़्यादा इनकम हुई है तो प्रॉफिट होगा, अगर खर्चे आपके ज़्यादा हुए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो लॉस होगा। फिर आप अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो आप आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिसमें आप ये बताते हैं कि आपकी असेट कितनी है और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप बताएंगे कि मेरा इनकम कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और मेरा लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कंपनी में आजकल प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो जो स्टेटमेंट बताएंगे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, उससे या तो इनकम निकल के आएगी, एक्सपेंस लॉस निकल के आएगा। अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो लॉस बोला जाएगा, अगर आपकी इनकम एक्सीड करती हैं तो वो इनकम या प्रॉफिट बोला जाएगा। फिर आप एक और स्टेटमेंट बनाएंगे जो ये बताएगा कि आपकी असेट कितनी है ड्यूरिंग द ईयर और आपके पास लायबिलिटी कितनी है। अब सर असेट और लायबिलिटी क्या होती है? ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। असेट, असेट मतलब ऐसा कोई भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल मतलब जिसकी बहुत कीमत है आपकी नज़र में, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। पहली कंडीशन है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होना चाहिए प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे। अगर ये दोनों कंडीशन किसी में फुलफिल होती हैं तो वो असेट होगा, और प्लस आपका मोटिव है उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखना अपने पास, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यानी तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होना चाहिए, एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन आप पूरी करते हैं तो वो असेट होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी बिजनेस करने के लिए, बिल्डिंग परचेज की, 10 करोड़ की बिल्डिंग है, राइट। तो वैल्यूएबल रिसोर्स है, बहुत महंगा है, 10 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ करेंगे बिजनेस के लिए, ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आपको जनरेट करके देगा। इकोनॉमिक मतलब मॉनिटरी, क्योंकि इसकी बिजनेस के लिए बिल्डिंग लिए तो इसमें बिजनेस करेंगे, बिजनेस से फ्यूचर में आपको प्रॉफिट्स होगा, तो ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। और लॉन्ग टर्म है, आपने इसे बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ है आपका। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब जनरली मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो वो असेट हो गई। और ये कौन सी असेट होगी? फिक्स असेट। अब असेट में भी कैटेगरी होती है। फिक्स असेट मतलब ऐसी कोई भी असेट जो आपने मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज करी है वो इस कैटेगरी में आएगी। और कोई शॉर्ट टर्म असेट है जो आप 1 साल के अंदर बेच देंगे, आपका मोटिव है उसे सेल करना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम करंट असेट्स। उन असेट्स को हम नाम देते हैं करंट असेट या शॉर्ट टर्म असेट्स। असेट्स में भी कैटेगरी होती है, एक होती है फिक्स असेट और एक होती है करंट असेट्स। करंट असेट मतलब जिनसे विद इन 1 ईयर आपको कैश मिल जाता है, बेचने पे पैसा मिल जाता है, उन्हें करंट असेट्स बोलते हैं। और ऐसी कोई भी असेट जो मोर देन 1 ईयर चलेगी, जो आपने बेचने के मोटिव से जनरली नहीं खरीदी है, उन असेट्स को बोलते हैं फिक्स असेट्स, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। करंट असेट्स में आ जाएगा आपका स्टॉक, जो सामान, गुड्स जिसमें आप डील करते हैं, जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो करंट असेट्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या सारी चीज़ें असेट की कैटेगरी में आ सकती हैं? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, पर क्या सर हम उन्हें भी असेट मानेंगे? फॉर एग्जांपल, आपने वॉल क्लॉक खरीदी अपनी ऑफिस के लिए, घड़ी तो खरीदनी पड़ती है ताकि वर्कर टाइम देख सकें, आप टाइम देख सकें। आपने घड़ी खरीदी अपने ऑफिस के लिए, इस घड़ी की हम प्राइस अज्यूम कर लेते हैं 1200, 1200 रुपये की है ये वॉल क्लॉक, राइट। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये भी तो तीनों कंडीशन पूरी कर रही है। एक तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, पैसा क्या है इसमें भी, एक ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, यानी फ़ायदा तो देगी आपको,
अभी टाइम पे पहुंचना ज़रूरी, टाइम देखेंगे वर्कर तभी तो वो आगे काम पड़ेंगे, टाइम तो देखना ज़रूरी है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। एक ये लॉन्ग टर्म हो गया, हमने बेचने के लिए तो नहीं खरीदा है इसको, लॉन्ग टर्म है। या फिर दूसरा एग्जांपल, आपने कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, कैलकुलेटर में भी हो गया। कैलकुलेटर मान लेते हैं आपका 1500 का है, ठीक है। तो कैलकुलेटर भी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, फ्यूचर बेनिफिट देगा, आज लगाओगे पैसा फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म है, बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा तो मोर देन 1 ईयर है। तो क्या सर इन्हें भी एसेट बोला जाएगा? नहीं जी। अकाउंट में कॉन्सेप्ट आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप उन्हीं वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, उन्हीं रिसोर्सेज को असेट मानेंगे जिनकी कीमत आपकी नज़र में ज़्यादा है। जो आपको लग रहा है कि मेरा हैवी इन्वेस्टमेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है, तो वही एसेट माना जाएगा। अगर आपको लगता है ये बहुत नॉमिनल एक्सपेंसेस हैं, भले ही उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म मिल रहा है, 1 साल से ज़्यादा चल रही है वो चीज़, पर वो एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगी। एसेट की कैटेगरी में आने के लिए तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो वैल्यूएबल रिसोर्स होना चाहिए, कोई कीमती चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगी। और अगर विद इन 1 ईयर आप बेच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म एसेट की कैटेगरी में आएगी। अगर आप मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म एसेट की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। ऐसे तो कैलकुलेटर, ये पेन भी चल जाएगा किसी कंपनी में 10 साल, आप एक बार ही पेन यूज़ करते हैं साल में। ऐसे बहुत से चीज़ें होंगी जो 1 साल से ज़्यादा चलेंगी, पेन, कैलकुलेटर, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, वॉल क्लॉक। तो ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो अकाउंटिंग ये बोलती है कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है वो एक्सपेंस बहुत हैवी है, आपको लगता है कि इसे असेट के तौर पे दिखाना चाहिए, तो आप असेट दिखा दीजिए, अकाउंट मना नहीं कर रही है। पर अगर आपको लगता है कि इतनी मटेरियल मतलब इतने पैसे की वैल्यूएबल चीज़ नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अमाउंट, तो आप उसे एक्सपेंस दिखाएंगे, ना कि एसेट। उसे सेम ईयर में अपनी सेल्स में से डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को असेट दिखाते हैं तो वो सेल्स में से डिडक्ट नहीं होगी, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी असेट में, राइट। और अगर आप एक्सपेंस दिखाएंगे तो वो इनकम में से डिडक्ट, मतलब सेल में से डिडक्ट हो जाएगी, इनकम और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये कैसे पता चलेगा, कोई लिमिट है क्या अकाउंट में कि इतने से ज़्यादा खर्चा होगा तो हम असेट मानेंगे, इतने से कम खर्चा है तो उसे असेट नहीं मानेंगे? अकाउंट्स ने आप पे छोड़ दिया, यानी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। हर कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इस लिमिट से अगर ज़्यादा होता है वो खर्चा, एक लिमिट, जैसे मान लीजिए आपकी मैनेजमेंट डिसाइड कर दी लिमिट 25,000, अगर कोई भी एक्सपेंस 25,000 से ज़्यादा है और वो कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, कीमती है, और वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, आपको फ्यूचर में उससे कोई बेनिफिट मिलेगा, और वो मोर देन 1 ईयर चलेगी वो चीज़, तो उसे एसेट दिखाएंगे। तो फिर आप जब भी कोई ऐसा आइटम खरीदेंगे जिसकी वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है और वो तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि आपने खुद ही माना है कि 25,000 से ज़्यादा अगर खर्चा होगा तो वैल्यूएबल माना जाएगा, यानी मटेरियल नेचर का है। दूसरा, वो आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, कोई मॉनेटरी फ़ायदा होगा उससे। मॉनेटरी फ़ायदा ज़रूरी नहीं कि उससे पैसा ही मिले, वो आपकी हेल्प करेगा रेवेन्यू जनरेट करने में, इनकम को बढ़ाने में। और दूसरा लॉन्ग टर्म है, मोर देन 1 ईयर है, तो फिर आप उससे असेट दिखाएंगे। तो अकाउंट्स आप पे छोड़ती है, मैनेजमेंट पे छोड़ती है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है क्या डिसीजन लेता है, और ये लिमिट डिफ़र होती है कंपनी टू कंपनी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कुछ चीज़ों को असेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, भले ही वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर। अब लायबिलिटी क्या होती है सर? लायबिलिटी मतलब एनी ऑब्लिगेशन टू पे। अगर कोई भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन कोई बर्डन है आप पे जिसका पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया, तो उसे बोलते हैं लायबिलिटी बिजनेस पे, ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल मतलब जिससे पैसा जा सकता है, आप बर्डन है, आपने ऑब्लिगेशन है और पेमेंट अभी तक नहीं किया उस चीज़ का, तो वो लायबिलिटी होती है। तो सिंपल फॉर्म में लायबिलिटी मीन्स एनी ऑब्लिगेशन टू पे। जैसे रेंट देना है आपको ऑनर को, पर आपने अभी तक रेंट नहीं दिया तो वो लायबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, वो नहीं दिया तो लायबिलिटी है। तो इन सबको लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो तीसरी स्टेप होती है अकाउंट में समराइज़ करना। समराइज़ मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं, अप्रैल टू मार्च, इंडिया में फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च है, हम अप्रैल टू मार्च बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अप्रैल टू मार्च, क्योंकि इनकम टैक्स को भी अप्रैल टू मार्च टैक्स आपको देना होता है 12 मंथ की इनकम पे। तो इन 12 मंथ के ड्यूरेशन में जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, उनसे कितना पैसा आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, तो ये जानने के लिए आप समराइज़ करते हैं अपने सारे ट्रांजेक्शन को। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं।
और एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें आप असेट और लायबिलिटी लिखते हैं। अपनी असेट मतलब जो लॉन्ग टर्म है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें असेट बोलते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और लायबिलिटीज़ मतलब एनी ऑब्लिगेशन टू पे, अगर आपने किसी से गुड्स लिया है, कोई सर्विस ली है और आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तो उसे लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेप हो गई अकाउंटिंग में, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करिए और रिकॉर्ड करिए। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, कोई बिल होगा, चालान होगा, इनवॉइस होगा, पेमेंट की रिसिट होगी, तो उसके बेस पे पता लग जाएगा पैसा आया है गया है। इन सोर्स डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करिए और फिर रिकॉर्ड करिए। फिर आप इन ट्रांजेक्शन को बांटिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन सेल का है, कौन सा परचेज किया है, कौन सा खर्चा है, कौन सा इनकम है, कैटेगरी में बांटिए। इस सेकेंड स्टेप को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप होती है समराइज़ करिए, पूरे साल भर में 12 मंथ में जितने भी आपने ट्रांजेक्शन की आप समराइज़ करिए, तभी तो आपको प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितना इनकम हुई और कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट बनाई जाती है ये चेक करने के लिए कि आपके पास कितनी असेट है और कितनी लायबिलिटी। असेट मींस एनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी पैसा आज लगाएंगे पर फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा और वैल्यूएबल नेचर का है, लॉन्ग टर्म चलेगा, तो वो असेट है। और लायबिलिटी ऑब्लिगेशन टू पे, अगर आपने किसी को गुड्स खरीदा है, कोई सर्विस ली है पर अभी तक पेमेंट नहीं किया तो उसे बोलेंगे ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, एसेट बताई थी, एक होती है लॉन्ग टर्म असेट जिन्हें आप फिक्स असेट बोलते हैं जो मोर देन 1 ईयर चलती हैं, और कोई शॉर्ट टर्म असेट है करंट असेट जिनसे 1 साल के अंदर ही पैसा मिल जाता है। जैसे आपके पास सामान है जिसे आप बेचते खरीदते हैं तो ऑब्वियसली 1 साल के अंदर ही पैसा मिल जाएगा सेल करने पर, तो वो करंट असेट्स होती हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर ये 1 साल कहाँ से काउंट होगा, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में 31 मार्च फाइनेंशियल एंड होता है, उस दिन हर बिजनेसमैन ये पता करता है कि उसकी लायबिलिटी कितनी है, असेट कितनी है, तो एक फॉर्म स्टेटमेंट बनाता है जिसे आप बैलेंस शीट बोलते हैं। तो इस दिन से काउंट करना है आपको, 31 मार्च से काउंट करना है। अगर 1 साल के अंदर ही उस असेट से पैसा मिल जाएगा तो वो करंट असेट्स की कैटेगरी में आएगी, शॉर्ट टर्म असेट्स। इसी तरह लायबिलिटी भी 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर किसी लायबिलिटी को आपको विद इन 1 ईयर पे करना है, अब ये 1 ईयर कहाँ से काउंट होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट की डेट से 31 मार्च। बाय डिफॉल्ट इंडिया में बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च है, फाइनेंशियल जब एंड होता है, तो आप 31 मार्च से 1 ईयर काउंट करेंगे। अगर ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपको देनी है वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आएगी, उसे करंट लायबिलिटी बोलेंगे। और कोई भी लायबिलिटी जो आफ्टर 1 ईयर देने वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगी। अब क्वेश्चन होता है असेट और लायबिलिटी को दो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्यों बांटा है, सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाने के लिए। सॉल्वेंसी मतलब पेइंग कैपेसिटी, क्योंकि 1 साल का ड्यूरेशन बहुत कम है तो हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि 1 साल के अंदर मुझे कितना पैसा आएगा और 1 साल के अंदर मुझे कितना पैसा देना है। सपोज आपकी करंट असेट्स हैं 10 करोड़ की, करंट असेट भी बताया ऐसी कोई भी असेट जिसे 1 साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर देंगे, जो बेचने के मोटिव से खरीदी है, तो वो करंट असेट्स हो गई। और ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे हो जाएगी उसे करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। वो मान लेते हैं 12 करोड़ है, तो इसका क्या एनालिसिस हो रहा है कि पैसा तो 1 साल के अंदर आएगा 10 करोड़ आपके अकॉर्डिंग और जाएगा 12 करोड़, तो 2 करोड़ का डेफिसिट हो गया। डेफिसिट मतलब कमी पड़ गई। तो अगर ऐसा होगा तो आप दिवालिया हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना। अगर आप पैसा अरेंज नहीं कर पाएंगे तो ये 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे, राइट। तो प्लानिंग आप अभी से कर लीजिए कि 2 करोड़ कैसे अरेंज करना है ताकि आप दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट ना हो, आपका बिजनेस बंद ना हो। या तो आप लोन लेंगे, लोन मतलब अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, किसी रिलेटिव से ले सकते हैं, या आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो असेट है वो इंक्रीज़ हो जाए, तभी तो आप अपने बिज़नेस को बचा पाएंगे। तो हर आदमी, हर बिज़नेस ये जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द 1 ईयर मुझे कितना पैसा आएगा, जिन्हें हम करंट असेट्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द 1 ईयर कितना पेमेंट मुझे करना होगा, जिन्हें करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आप में पेइंग कैपेसिटी है या नहीं। क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म टाइम, 12 मंथ का टाइम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का हुआ, तो अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप माइनस में जा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, यानी बैंकरप्ट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। दिवालिया होता है जिसके पास पैसा नहीं है अपने बिजनेस को, लायबिलिटी को पे करने का, तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ये आपका बिजनेस बंद हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप प्लानिंग कर लीजिए अभी से। 31 मार्च को ही आपको पता चल गया कि 2 करोड़ रुपये कम पड़ने वाले आने वाले साल में, तो आप कैसे अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बहुत से तरीके हैं, या तो अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए या किसी बैंक से लोन लीजिए शॉर्ट टर्म का। क्लियर। तो इसलिए एसेट को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, लायबिलिटी को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो अकाउंट में पहली स्टेप हो गई थी हमारी आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को।
दूसरी स्टेप हो गई क्लासिफिकेशन करना, एज पर देयर नेचर की सेल है तो सेल का है, परचेज है तो परचेज का। तीसरी कैटेगरी होगी उसे समराइज करना, समराइज मतलब पूरे साल के ट्रांजेक्शन को समराइज करना, यानी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना और लायबिलिटी और एसेट पता करना। फोर्थ कंडीशन जो मैं अभी आपको ये बता रहा था, ये वाली कंडीशन होती है एनालिसिस करना इसे, ठीक है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रीट करना। इंटरप्रीट मतलब निचोड़ निकालना कि क्या कहना चाह रहे हैं प्रॉफिट लॉस। ये बता दिया, ये जो एनालिसिस हो रहा है ये किसका पार्ट है, फोर्थ स्टेप का अकाउंटिंग में, कि एनालिसिस करिए फिर इंटरप्रिटेशन करिए कि क्या होगा। अब या तो लोन लेंगे आप, या इसके बेस पे आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। तो मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, मैनेजमेंट तो डायरेक्टर्स, कंपनी की अगर बात करें तो डायरेक्टर्स होते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनर होते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर है, अकेले आप काम कर रहे हैं तो आप खुद अकेले होंगे। तो आप डिसाइड करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो डेटा निकल के आए हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, इसको आप एनालाइज करेंगे कि फ़ायदे की बात है आपके लिए, लॉस की बात है। जैसे यहाँ तो ये लॉस है कि आपको नुकसान हो रहा है 2 करोड़ में, आप 2 करोड़ लाएंगे कैसे। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, एनालाइज इंटरप्रेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही P&L और बैलेंस शीट, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जो आपकी असेट और लायबिलिटी को शो कर रहे हैं या इनकम और प्रॉफिट को शो कर रहे हैं, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो P&L और बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और भी चीज़ें आती हैं वो आगे क्लासेस में समझेंगे, पर अभी आप यही समझ लें P&L और बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। P&L क्या बताता है, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। और बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी एसेट कितनी है और जो लायबिलिटी कितनी। P&L बताएगा फाइनेंशियल रिजल्ट, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आपके पास एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। तो फोर्थ में एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है मैनेजमेंट, कि हमें फ़ायदा हुआ इस साल, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, फिर रीज़न ढूंढता है ऐसा क्यों हुआ ताकि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। बजटिंग की जाती है, बजट्स बनाए जाते हैं, फ्यूचर में कितना खर्चा हो सकता है, इतनी इनकम आ सकती है। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है फोर्थ स्टेप। तो पहली स्टेप होती है अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग करना। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, कोई सबूत होगा जिससे पैसा आया है गया, जैसे बिल होगा, चालान होगा, कोई कॉपी होगी चेकबुक की, सैलरी दी तो सैलरी स्लिप होगी, फिर आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफिकेशन कर देंगे एज पर देयर नेचर, की सेल है तो सेल अकाउंट में जाएगा, परचेज का ट्रांजैक्शन है तो परचेज अकाउंट में जाएगा। फिर आप समरी निकालेंगे सारे 12 मंथ के ट्रांजैक्शन की, अप्रैल टू मार्च जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनसे आपका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या निकला, इसके लिए आप P&L अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बताएगा प्रॉफिट हुआ है लॉस, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। फिर एक बैलेंस शीट बनाएंगे जो आप ये बताएगी कि असेट है कितनी है आपके पास और लायबिलिटी कितनी है। और फोर्थ पॉइंट होगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो मैनेजमेंट इंटरप्रीट करेगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों है, उसका भी रीज़न निकाला जाएगा, प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, और लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, एटसेट्रा। और लास्ट स्टेप होती है फिफ्थ, कम्युनिकेट द रिजल्ट, कम्युनिकेट द रिजल्ट। मतलब जो ऑनर होते हैं बिजनेस के, डायरेक्टर ने रिपोर्ट बना दी तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट बना के देनी होगी, हमें इस कंपनी में इस साल प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। शेयर होल्डर आपसे Q&A कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं मीटिंग में कि ऐसा क्यों हुआ, आपको जवाब देना पड़ेगा डायरेक्टर्स को, राइट। तो कम्युनिकेट करना होता है रिजल्ट ऑनर को कि ऐसा क्यों हुआ, आप बताएंगे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, जो आपने फोर्थ पॉइंट में एनालिसिस किया होगा इसके बेस पे आप ऑनर्स को इन्फॉर्म कर दें कि इस साल इतना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेट द रिजल्ट। इन पांचों स्टेप्स के टोटल को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग। ये होती है अकाउंटिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहली स्टेप हो गई थी आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्ड करना किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें से पैसा आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में, उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। क्लासिफिकेशन करना एज पर देयर नेचर, समराइज करना यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना, और लास्ट में कम्युनिकेट करना रिजल्ट ऑनर को। तो इन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो पहली स्टेप होती है रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अब सर रिकॉर्ड कर कैसे होता है, ये तो समझ में आ गया कि हमने कोई खर्चा किया तो उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतलब आप उसको लिख रहे हैं। पर अकाउंट में एक सिस्टमेटिक रूल बनाए गए हैं कि आप उस बेसिस पे उस चीज़ को लिखेंगे ताकि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस अपना पता चल सके। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब ही बता दिया, जिनसे पैसा आता है जाता है, जो आपके कैश इनफ्लो और फ्लो को अफेक्ट करता है बिजनेस में, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे रेंट पे कर रहे हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, सामान बेच रहे हैं पैसा आ रहा है वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन उनसे इनफ्लो आउटफ्लो होता है
ड्यूरिंग द बिजनेस, राइट। तो जिस बुक में आप इसे रिकॉर्ड करते हैं इन ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम, उस बुक को अकाउंट में बोलते हैं जर्नल बुक, जर्नल बुक, या इसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। जब पहली बार बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो जिस बुक में आप जिस जगह उनको लिख रहे हैं उस प्लेस को हम जर्नल बुक बोलते हैं। क्लियर? जर्नल बुक को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। अब सर ये एंट्री करना क्या होता है? ठीक है, एंट्री करना मतलब जब आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स में लिखते हैं तो उसे अकाउंटिंग या कॉमर्स लैंग्वेज में एंट्री करना बोलते हैं कि हम इस ट्रांजेक्शन को एंटर कर रहे हैं, राइट। सेल हुई 10 करोड़ की, तो आपने कहीं लिखा होगा कि 10 करोड़ की बुक हुई। बुक्स में मत लिखो या कंप्यूटर, आजकल तो जर्नल कंप्यूटर में मेंटेन होते हैं सारे हिसाब किताब, तो अपने कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग क्यों की, तो ये जो रिकॉर्डिंग की इसे बोलते हैं एंट्री करना, कि हमने इस ट्रांजेक्शन को एंटर कर दिया अपनी बुक्स में। तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा और आप उसे अपनी बुक्स में लिखेंगे तो उस प्रोसेस को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? एंट्री करना, कि आपने उस ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दी, अपनी बुक्स में एंटर कर दिया, राइट। तो इसको अब जब कोई भी ट्रांजेक्शन जर्नल बुक या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड कर रहा जाता है, उसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है मॉडर्न अप्रोच, और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल जो बहुत पुरानी अप्रोच है, बहुत सालों से फॉलो हो रही, मॉडर्न रूल जो नए बने हैं, राइट। तो हम बात करेंगे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच कि कैसे किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं इनको। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच का ही पार्ट है, कई सालों से फॉलो किए जा रहे हैं अकाउंटिंग में किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। जो अकाउंटिंग है पूरी वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। अब सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। एक चीज़ तो डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। यानी ठीक, डेबिट का मतलब हो गया, अभी आप पढ़ेंगे कि कैसे पता चलता है किसी रूल को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसमें 2 एस्पेक्ट होंगे, एक चीज़ डेबिट करनी है आपको और एक चीज़ क्रेडिट करनी है। अब कैसे पता चलेगा डेबिट किससे करना है और क्रेडिट किससे करना है, ये हम आगे सीखेंगे, पर अभी बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की डबल एंट्री सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 पार्टीज 2 ट्रांजेक्शन तो अफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अभी कैसे पता चलेगा हम इसको आगे सीखेंगे। तो ये तो हो गया डबल एंट्री सिस्टम का थोड़ा सा ब्रीफ आपके पास में। अब जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है इसमें सबसे पहले हमें नेचर ऑफ अकाउंट देखना होता है। नेचर ऑफ अकाउंट कि अकाउंट कौन से तरीके का है, वो उसी के बेस पे पता चलता है कि इसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो डबल एंड जब भी आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगा रहे हैं सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि नेचर क्या है उस अकाउंट का। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ अकाउंट? तो रिकॉर्डिंग करने के लिए अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होंगे पर्सनल अकाउंट। एज पर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट देखना होगा कि वो कौन सी नेचर का अकाउंट है। तो एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, सब कैटेगरी है इनमें भी। एक होंगे रियल अकाउंट और एक होगा नॉमिनल अकाउंट। तो बात करें तो 3 तरह के अकाउंट हो गए शॉर्ट में, पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। 3 अकाउंट होते हैं। अब कैसे पहचानेंगे सर कौन से नेचर का अकाउंट है? तो पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 अकाउंट में डिवाइड होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप। नेचुरल पर्सन मतलब जिसे नेचर ने बनाया, ठीक है, वेदर मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, वो सब इसमें आएंगे नेचुरल पर्सन में। जैसे राम, सीता, अंकित, मोहन, गीता, ये सब नेचुरल पर्सन होते हैं,
ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी कैटेगरी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। अब सर ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी वो दिखता नहीं है, ठीक है, वो कोई सांस नहीं लेता है जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह, पर उसे कोई लॉ कहता है, कानून बोलता है कि भैया आपको इसे पर्सन ही मानना होगा। जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसे पर्सन की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे कंपनी, कंपनी आप पढ़ते हैं कंपनी क्या होती है? जो कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में बना हुआ है उसमें रजिस्टर्ड है। तो कंपनी से टाटा लिमिटेड की बात करें, टाटा लिमिटेड, राइट, तो ये नाम है केवल टाटा, तो ये कोई दिखती थोड़ी कंपनी, चलती फिरती कोई इंसान थोड़ी है। पर कानून बोलता है कि नहीं, आप इसे एक पर्सन ही मानेंगे, और जब इसे पर्सन मानेंगे तो आप इससे जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप इसे बेच भी सकते हैं, सामान इससे खरीद भी सकते हैं, राइट। आप इस पे अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पे केस कर सकते हैं, ये भी आप पे केस कर सकती है कंपनी, कोर्ट में जा सकती है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, आपस में लड़ाई हुई है। तो आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं ऐसे ऐसे लोगों को, यानी ऐसा कोई भी पर्सन जिसे कानून की नज़र में पर्सन माना जाता है। सिंपल लॉजिक है, जैसे कानून कह देता है कि नहीं, आप तो इसे पर्सन मानोगे, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, वो कोई आप उसे छू नहीं सकते, यानी कि टाटा लिमिटेड का नाम मैंने छू लिया, ठीक है। ये केवल कानून की नज़र में एग्जिस्ट करता है, कानून इसे पर्सन का दर्जा देता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो इन द आई ऑफ लॉ, अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में या कहीं पे भी, व्हाट इन बाय आर्टिफिशियल पर्सन, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा कोई भी पर्सन जिसे कानून पर्सन का दर्जा देता है, यानी वो आम बोलचाल में तो पर्सन नहीं है, टाटा तो एक नाम है, पर कानून आपको कहता है नहीं, आपको इसे व्यक्ति ही मानना है, पर्सन की तरह ही ट्रीट करना है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपका स्कूल, कॉलेज, ठीक है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट। इन्हें कहीं ना, क्योंकि जिसने कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ले रखा है, यानी वो किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, जैसे कंपनी है तो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होगी, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्टर्ड होगा, राइट। LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RBI, सेबी, ये सब कहीं ना कहीं किसी लॉ से गवर्न होते हैं, रजिस्टर्ड है। तो किसी भी लॉ से आप गवर्न होते हैं, या कानून आपको बोलता है कि इन्हें डिफरेंट पर्सन माना जाएगा, इसे सेपरेट पर्सन माना जाएगा इन कानून की नज़र में, भले वो दिखाई नहीं देता है, चलता फिरता नहीं है, पर उसे हम क्या बोलेंगे? लीगल पर्सन बोलेंगे। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म तो समझते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक फर्म खोलते हैं, तो इसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना किसी लॉ में जरूरी नहीं है, पर कानून बोलता है कि नहीं, पार्टनर अलग माने जाएंगे और पार्टनरशिप फर्म को अलग ट्रीट किया जाएगा, यानी पार्टनर अलग है, फर्म अलग है, तो फर्म को भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाएगा। क्लियर? तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब इन द आई ऑफ लॉ, सिंपल है, कोई लॉ की नज़र में लॉ किसी को पर्सन मानता है तो उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। थर्ड पॉइंट होता है पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को आपके बिजनेस में रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी भी थर्ड पर्सन या किसी पर्सन को आपके अकाउंट में रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुक्स में रिप्रेजेंट करता है, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। अब सर ये थर्ड पर्सन, हमने बहुत बार सुना है कि थर्ड पार्टी की को लायबिलिटी है। आपकी कई बार टीचर्स बोलते होंगे क्लास में कि हमें थर्ड पार्टी को ये चीज़ देनी है, तो क्वेश्चन उठता है सर फर्स्ट और सेकेंड पार्टी कौन है? तो जब आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं मेरी वीडियो पे, तो वो समझ लें। अकाउंटिंग ये कहती है कि जब भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर को अलग व्यक्ति माना जाएगा जो मालिक है, और बिजनेस को अलग माना जाएगा, ठीक है। ऑनर अलग समझा जाएगा, बिजनेस अलग समझा। वैसे मेरा ही बिजनेस है, मालूम मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो अलग थोड़ी हो, तो मेरा ही बिजनेस है, पर अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग ये बोलती है कि ऑनर अलग माना जाएगा, बिजनेस अलग माना जाएगा, ठीक है। इससे जो ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन है, भाई घर पे भी आप सामान खरीद लोगे, घर पे भी खर्चे कर लोगे, वो बिजनेस के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे,
वरना क्या होगा, आप घर के खर्चे भी मिक्स कर देंगे और बिजनेस के खर्चे मिक्स हो जाएंगे, तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे एक्चुअल में कि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कितना है और घर में मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग बोलती है कि ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन को सेपरेट रखा जाएगा, वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। बिजनेस की बुक्स में ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। इसके लिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जिसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ही बोलता है कि अकाउंट्स में बिजनेस को अलग समझा जाएगा, ऑनर को अलग समझा जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ऑनर के जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, जो घर पे कर रहा है, जैसे बच्चे की फीस दे रहा है, ठीक है, घर पे खाना वाना खा रहा, खरीद रहा है, तो वो खर्चे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे बिजनेस में, क्योंकि फिर अगर आप मिक्स कर देंगे दोनों खर्चों को तो आप ये एक्चुअल में नहीं पता कर पाएंगे कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो इसलिए ऑनर के पर्सनल खर्चे नहीं रिकॉर्ड होंगे एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पहली पार्टी होती है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को अलग माना जा रहा है, तो पहली पार्टी किसे बोलते हैं, बिजनेस को। दूसरी पार्टी हो गए ऑनर, और तीसरी पार्टी कौन हो गए, जो इनसे डील करेंगे, जो वो ऑनर होते हैं। जैसे कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जिस आदमी से आपने उधार सामान खरीदा, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी, इसको पैसे देने हैं बिजनेस को, राइट। बिजनेस ने किसी से उधार सामान खरीदा तो उस पर्सन को क्रेडिटर बोलते हैं। जिस भी पर्सन से आप अपने बिजनेस में कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं और उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो उस पर्सन को क्रेडिटर बोलते हैं, राइट। तो ये थर्ड पार्टी हो गया। तो ये किसी ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करे, उसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल यानी आपने बिजनेस का टैक्स है नहीं दिया अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ये जो इनकम टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स देना है, लायबिलिटी मतलब पेबल है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट को आपके बिजनेस में, जिसे आपको टैक्स देना है। तो ऐसा ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये कौन से नेचर का होगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। यानी ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट करे या किसी पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, आपको रेंट देना है पर आपने नहीं दिया अपने मकान मालिक को, तो इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, बिजनेस की लैंग्वेज में। आउटस्टैंडिंग रेंट, बकाया किराया। तो ये किराया आपने नहीं दिया मकान मालिक को, राइट। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लैंडलॉर्ड को जिसे किराया देना है। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्लियर। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है आपकी बुक्स में, उसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। तो पहला शायद क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं भी हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो। नेचर ऑफ अकाउंट में पहला टाइप होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में बंटे होते हैं, नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, जिन्हें नेचर ने बनाया, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन, जो उसे कानून बोलता है कि आप पर्सन मानिए, यानी उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, पर कानून उसे एक तरह से पर्सन की तरह ही ट्रीट करता है, जैसे कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजनेसेस। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो थर्ड पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट करे या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसे अकाउंट को आप रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में से फर्स्ट कैटेगरी है रियल अकाउंट। सर अब रियल अकाउंट क्या होता है, जो रियल जूस पीता है, नहीं। रियल अकाउंट का मतलब है ऐसा कोई भी अकाउंट जो ये कोई असेट बताए, असेट से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। ऐसा कोई भी अकाउंट जो ये बताता है कि असेट से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो रियल अकाउंट है। जैसे लैंड खरीदी आपने, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, तो ये सब क्या होंगे, रियल अकाउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट जो असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, वो रियल अकाउंट होगा, क्लियर। नॉमिनल अकाउंट, ऐसा कोई भी अकाउंट जो 4 चीज़ें बताए आपको, यानी इनकम कितना हुआ, इनकम से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है या लॉस से रिलेटेड है। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस बताएगा, उसे नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस या लॉस बताएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। अब सर इनकम प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है, हमें तो एक जैसे ही लग रहा है, नहीं। इनकम मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और 12 में बेची, तो 2 रुपये इनकम हुआ, राइट। ये एक ही ट्रांजेक्शन है। पर अगर आप पूरे 12 मंथ के ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं कि पूरे 12 मंथ के आपके ये खर्चे हैं, पूरे 12 मंथ की ये इनकम है, तो पूरे 12 मंथ की इनकम में से 12 मंथ के एक्सपेंस घटा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट होगा, उसे प्रॉफिट बोलते हैं,
सिंपल। इनकम एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो इनकम है। आप क्यूमुलेटिव देख रहे हैं, इकट्ठा करके देख रहे हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को, उसके बेस पे कुछ इनकम कैलकुलेट करें कि हमें कितनी इनकम हुई तो वो प्रॉफिट बोला जाता है। सेम वही चीज़ एक्सपेंसेस मतलब जो डे टू डे के होते हैं जिनसे पैसा जाता है, जैसे सैलरी दी, रेंट एक्सेट्रा। लॉस मतलब जिससे एक और फ़र्क होता है एक्सपेंस में रिटर्न भी मिलेगा। जैसे आपने कूली से सामान उठवाया तो आपका सामान भी तो उठाया उसने, तो वो खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो आपने इलेक्ट्रिसिटी भी तो कंज्यूम करी, तो एक्सपेंस में समथिंग इन रिटर्न होगा, यानी कुछ आपको मिलेगा भी वापस एक्सपेंस में, राइट। पैसा तो जाएगा और रिटर्न में कुछ मिलेगा भी। जबकि लॉस में क्या होगा, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे आपका स्टॉक जल गया, सामान जल गया बिजनेस का, तो लॉस बाय फायर हो गया, पर उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिला ना। तो ये फ़र्क होता है एक्सपेंस और लॉस में। लॉस में समथिंग इन रिटर्न नहीं होगा, वापस कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेंस में समथिंग इन रिटर्न होगा, यानी जो आप खर्चा कर रहे हैं उससे कुछ आपको मिलेगा भी, इससे उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस बताएगा उसे आप नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। क्लियर? तो नेचर ऑफ अकाउंट में आप पहचानना आएगी आपको, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट मतलब या तो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होगा, जैसे मैं और आप जिन्हें नेचर ने बनाया, वेदर मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन अकाउंट मतलब जिसे लॉ बोलता है, कानून बोलता है, कानून की नज़र में जो पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, जैसे कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को या किसी पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट करे, उसे आप रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। थर्ड पर्सन बता दिया, एज पर अकाउंटिंग बिजनेस को अलग माना जाता है, ऑनर को अलग माना जाता है, बिजनेसमैन को। तो पहली पार्टी होती है बिजनेस, दूसरी पार्टी होती है बिजनेसमैन, और जो भी इन दोनों से डील करते हैं उन्हें थर्ड पार्टी बोलते हैं। डेटर, गवर्नमेंट, बैंक, ये सब थर्ड पार्टीज की कैटेगरी में आएंगे। इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो असेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उसे रियल अकाउंट बोला जाएगा। नॉमिनल अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस बताए कोई भी अकाउंट तो उसे नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम रीड कर लेते हैं ताकि एक बार और क्लियर हो जाए। बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, जिनसे कोई इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, पैसा जाता है, आता है, उन्हें बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं बिजनेस में, एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। डेली बेसिस इन द बुक्स ऑफ जर्नल। जर्नल को हम बोलते हैं ऑल्सो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जिस बुक में आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को जर्नल बोला जाता है। आजकल तो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होते हैं, तो जर्नल आप कंप्यूटर में भी खोलते हैं। आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टैली, एसएपी, ओरेकल, ठीक है। तो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं जर्नल को। When you will record any transaction in journal, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज एंट्री, उसे एंट्री करना बोलते हैं। हम बोलते हैं लिखना हिंदी में कि लिख दो इस ट्रांजेक्शन को, इंग्लिश में उसे बोलते हैं एंट्री करना। प्रोसेस किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो हुआ है, जिससे पैसा आया है गया है, उसे जब आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस स्टेप को एंट्री करना बोलते हैं। अकाउंटिंग आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में बेस्ड होती है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? एज पर वन सिस्टम वन आस्पेक्ट इज डेबिट एंड अदर आस्पेक्ट इज क्रेडिट। अभी क्या पता चलेगा कैसे होगा डेबिट, कैसे होगा क्रेडिट, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। So before recording any business transaction, first we have to identify business transaction. आप पढ़ चुके हैं कि पहले business transaction को पहचानना ज़रूरी है। कैसे पहचानेंगे बताया था? वी कैन आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट बताया था जिनसे पता चलता है पैसा आया है गया। कैश मेमो मतलब आपने याददाश्त के तौर पे कहीं नोट किया होगा, मेमो मतलब में याददाश्त के तौर पे मेमोरी के रिकॉर्ड की इतना पैसा गया, इतना आया, तो वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपने अगर सामान खरीदा है तो बिल होगा, इन्वॉइस, परचेज इन्वॉइस। बेचा है तो सेल्स इन्वॉइस होगा, बिल होगा। पे स्लिप होगी, सैलरी दी किसी को, चेक बुक होगी, एक्सेट्रा। तो जिन डॉक्यूमेंट के बेस पे आप ये पहचानते हैं कि कितना पैसा आ रहा है बिजनेस में, कितना जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो उन सब डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट नाम दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन अकाउंट पढ़ा दिया, ठीक है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द अकाउंट, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, पता है जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट आर डिवाइड इन 3 कैटेगरी। नेचुरल पर्सन, जिसे नेचर ने बनाया, जैसे मैं हूँ आप।
It relate to transaction of natural human being like Ram, Sita, Mohan, etc. Artificial legal person means any entity or entity with any business or a person which is registered under any law, जो किसी कानून में registered हो, और any law treated as a separate entity from its member. ये कानून कहता हो कि members को अलग माना जाएगा और business को अलग माना जाएगा. जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को अलग मानेंगे, पार्टनरशिप फर्म को अलग मानेंगे. तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? एक लीगल पर्सन हो गई. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी आदमी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करें, इट इज ट्रीटेड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जैसे इनकम टैक्स पेबल है, तो इनकम टैक्स नहीं दिया आपने, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा आपकी बुक्स में? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, राइट. रियल अकाउंट, एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो इसे रियल अकाउंट बोलेंगे. नॉमिनल अकाउंट, दीज अकाउंट इंक्लूड ऑल एक्सपेंस और इनकम, प्रॉफिट और लॉस आते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, राइट. अब हम रिवाइज करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं क्लासिफिकेशन. वैसे इसको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक आपको समझना है अकाउंट में, तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे बनाएं. अब हर वीक एक वीडियो आएगा जिसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्लियर की जाएंगी, ताकि आपको कई कॉन्सेप्ट में हेल्प मिल सके. ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.